18th सेंचुरी में वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार फ्रांस में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी जैसे प्रिंसिपल्स को वहाँ के लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा था और फ्रांस में मोनार्ची एंड फेडरलिज्म जैसे सिस्टम को अबॉलिश किया जा रहा था। फ्रांस वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल की तरह उभर कर सामने आ रहा था और मॉडर्न डेमोक्रेसी की नींव रख रहा था। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे और उसके कॉज, इवेंट एंड इम्पैक्ट्स को जानेंगे। लुइस 16 को 1774 में फ्रांस का नया राजा बनाया जाता है और वह पावर में आता है, लेकिन एक खाली सरकारी खजाने के साथ, क्योंकि फ्रांस में लंबे समय की वॉर के कारण, जिसमें से एक 1648 से 1653 की फ्रॉन्डे सिविल वॉर थी, जिसमें फ्रांस के खजाने को खाली कर दिया था। लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अमेरिका की मदद की, जो कि फ्रांस और अमेरिका का कॉमन दुश्मन था। इस मदद ने फ्रांस के ऊपर 1 बिलियन लीवर का डेप्ट और कर दिया, जो कि पहले से ही लगभग 2 बिलियन लीवर का डेप्ट था। यहाँ पर लीवर फ्रांस की करेंसी है उस समय की। लुइस 16 ने रेगुलर एक्सपेंस को मेट करने के लिए, जिसमें आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी एंड कोर्ट्स के एक्सपेंस इंक्लूड थे, उन्हें चलाने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया और ये टैक्स केवल फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे। आगे हम इसकी बात करेंगे। 1715 एंड 1789 के बीच फ्रांस की पॉपुलेशन में तेजी से राइज देखने को मिलता है, जिससे कि पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक हो गई। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन फूड ग्रेन की डिमांड को प्रोडक्शन की कमी के कारण फुलफिल नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण ब्रेड की प्राइस रैपिडली ही बढ़ते हुए नजर आए। मेजॉरिटी ऑफ लेबर जो कि वर्कशॉप में काम करते थे, उनकी सैलरीज में कोई इंक्रीमेंट नहीं था और टैक्स में भी कोई कमी नहीं हो रही थी, जिसके कारण अमीर और गरीब में गैप बनता जा रहा था। सूखे और फसल खराब होने के कारण फ्रांस के लोगों को बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करने में समस्या आ रही थी और फूड स्कैरसिटी का भी सामना करना पड़ रहा था। 1789 से पहले फ्रांस के ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग फ्रांस सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा था: क्लर्जी, नोबेल्टी एंड कॉमनर्स। फर्स्ट स्टेट में उन लोगों का ग्रुप था जो कि चर्च के मैटर में इन्वॉल्व थे, जिसे क्लर्जी कहा जाता था, जैसे कि फादर्स। सेकंड स्टेट उन लोगों का ग्रुप था जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हाईली रैंक पर थे, इन्हें नोबेल्टी कहा जाता था। पहले दोनों स्टेट के लोगों को जन्म से ही एक अच्छा प्रिविलेज राइट दिया जाता था और इन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। थर्ड स्टेट उन लोगों का ग्रुप था जो कि बिजनेसमैन, कोर्ट, लॉयर, पीजेंट, सर्वेंट, लेबर जैसे लोग थे। ये ही एक ऐसे लोग थे जो टैक्स पे करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों और लेबर को देना पड़ता था। इस सिस्टम को फ्रांस के ओल्ड रिजिम में फ्यूजुअल सिस्टम कहते थे। थर्ड स्टेट में जो लोग पढ़े लिखे थे, उनका मानना था कि समाज किसी भी स्टेट के पास जन्म से प्रिविलेज राइट नहीं होना चाहिए और इक्वल लॉस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जैसे आइडियाज़ फ्रांस में जैक लॉक एंड जैकेस रोसो जैसे फिलोसफर फैला रहे थे। जॉन लैक ने अपनी टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट बुक में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च को रिफ्यूज़ किया। इसको आगे बढ़ाते हुए रूसो ने एक ऐसे गवर्नमेंट का प्रपोजल रखा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो और जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जैसे पिलर्स हों। इन आइडियाज़ को सैलून, कॉफ़ी हाउसेस, बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाया जा रहा था। इसी समय लुइस 16 ने फाइनेंशियल क्राइसिस और डेब्ट के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए फिर से टैक्स को बढ़ाने की खबर ने सिस्टम के अगेंस्ट लोगों में गुस्सा भड़का दिया। 5 मई 1789 किंग लुई 16 ने नए टैक्स के प्रस्ताव के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई वर्साइल के हॉल में, जिसे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव दोनों स्टेट से आए थे, जो कि आमने सामने खड़े थे, और तीसरे स्टेट के 600 मेंबर जो उनके पीछे खड़े थे, जिन्हें पढ़े लिखे लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को हॉल में एंट्री नहीं थी। इसके बावजूद भी लगभग 40,000 लेटर के द्वारा उनकी शिकायतें और मांगों की सूची बनाकर रिप्रेजेंटेटिव साथ लेकर आए थे।
स्टेट जनरल के रूल के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट को एक वोट देने का राइट था, लेकिन इस बार तीसरे स्टेट ने मांग की हर स्टेट के हर एक मेंबर को वोट देने का राइट होगा, जो कि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, जिसमें किसी भी देश या सभा में हर एक मेंबर और लोगों को वोट देने का राइट होता है। लेकिन किंग लुई 16 ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 20 जून को वर्साइल के इंडोर कोर्ट में तीसरे स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक किंग के पावर को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। 14 जुलाई 1789 को कुछ क्रांतिकारी ग्रुप ने बस्टाइल के किले पर धावा बोलकर उसे गिरा दिया, क्योंकि बस्टाइल के किले को इनजस्टिस एंड रॉयल टायरनी का सिंबल माना जाता था। इस इवेंट को फ्रांस रेवोल्यूशन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है और इस दिन को फ्रांस में बस्टाइल डे से सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने फ्यूजल सिस्टम एंड टैक्स को अबॉलिश कर दिया और नोवेल्टी एंड क्लर्जी के प्रिविलेज राइट को भी उन्हें छोड़ने के लिए कहा। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, जिसका मेन मोटिव था किंग की पावर को लिमिट करना और पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में डिवाइड करना। नेशनल असेंबली में 25 साल से अबव के मेल को वोट देने का राइट था। बाकी मैन एंड वुमेन को पैसिव सिटीजन्स में कैटेगराइज कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत मैन एंड सिटीजन्स के राइट के डिक्लेरेशन के साथ हुई। इन राइट्स में राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे राइट्स हैं। 20 अप्रैल 1792 में फ्रांस ने पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया पर अटैक करके फ्रांस रेवोल्यूशनरी वॉर की शुरुआत की, जिसके कारण फ्रांस की सिचुएशन और डिसस्टेबलाइज्ड हो गई, जो पहले से ही वायलेंट सिचुएशन से गुजर रहा था। 10 अगस्त को कुछ रेवोल्यूशनरी ने टल्लिस पैलेस पर अटैक किया और किंग लुई 16 एंड उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। इस इवेंट को फ्रांस के मोनार्ची के एंड की निशानी के रूप में देखा गया। इसके बाद 21 सितंबर को नेशनल असेंबली ने फ्रांस मोनार्ची के एंड की घोषणा की और फर्स्ट फ्रांस रिपब्लिक को इस्टेब्लिश किया। फ्रांस रेवोल्यूशनरी एक ऐसे सोसाइटी बनाना चाहते थे जो कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। 21 जुलाई 1793 को लुई 16 को दोषी मानते हुए उसे फांसी दे दी गई। 13 जुलाई को जैकोबिन क्लब ने पेरिस में पावर गेन की, जिसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी हासिल की और एक सोशलिस्ट नेशन को इस्टेब्लिश किया। सितंबर 1793 टू जुलाई 1794 के पीरियड को फ्रांस रेवोल्यूशन में रीजन ऑफ टेरर की शुरुआत माना जाता है, जो कि एक डार्केस्ट पीरियड था। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इस पीरियड में हज़ारों लोगों को क्राइम के नाम पर फांसी दे रही थी। जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को दोषी मानकर अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसे गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद रीजन ऑफ टेरर का अंत हुआ और फ्रांस में डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनाई गई, जो कि करप्शन और इनस्टेबिलिटी से भरी थी। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा मिलिट्री कॉप करके डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया गया और कॉन्सुलेट को इस्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट फ्रांस रिपब्लिक के एंड का साइन था और फ्रांस हिस्ट्री के न्यू एरा की शुरुआत थी। कॉन्सुलेट के अंडर नेपोलियन ने खुद को फर्स्ट काउंसिल इस्टेब्लिश किया और फ्रांस का ड्यू फैक्टर रूलर बन गया। नेपोलियन ने फ्रांस को मॉडर्नाइज करने के लिए कई रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट किया और फ्रांस लॉ का कोडिफिकेशन किया। नेपोलियन के पीरियड में फ्रांस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के दौर से गुजर रहा था, जिसे नेपोलियन एरा के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार हुई। फ्रांस रेवोल्यूशन ने न केवल पॉलिटिकल इम्पैक्ट बल्कि सोसाइटी के कई एस्पेक्ट्स पर एक गहरा इम्पैक्ट डाला। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है अबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम एंड मोनार्च। इसके कारण फ्रांस एक इक्वल सोसाइटी वाला देश बना और लोगों को उनकी एबिलिटी के बेस पर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी। फ्रांस रेवोल्यूशन के कारण लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेस बना। फ्रांस रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड के अदर्स नेशन को भी अपनी इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी के फाइट के लिए इंस्पायर किया और हिस्ट्री में फर्स्ट सक्सेस स्लेव रेवोल्यूशन की हुई थी। इसी तरह लैटिन अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड अदर वॉर्स फ्रांस रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल से इंस्पायर थी।
फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन एंड वेस्टर्न हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था जिसने एक मॉडर्न सोसाइटी एंड कल्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया और वर्ल्ड में नेशनलिज्म एंड पावरफुल नेशन को इंक्रीज किया। वी होप इन दिस वीडियो यू गेट बेटर क्लैरिफिकेशन अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।